अरे भैया लगा लो ना 30 रुपए किलो, इतने से तो आलू है ये, अब इनके मैं थोड़ी ना 50 रुपए दूंगी। बहन जी क्यों परेशान कर रही हैं? जाइए ना, नहीं बेचना मुझे आपको आलू। 10 मिनट से माथा खपा रही हो बस खड़े खड़े। अरे और भी तो ले रहे हैं ना। गरीबों को लूट रहा है ना, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ कि आज से तेरा एक भी आलू नहीं बिकेगा। अरे ओ 1950 की फिल्मों की मधुबाला, ये श्राप राप अपने घर वालों को दे देना। अब जा रही हो या ये जो गायों को मारने वाली लठ रखी है उससे बजा दूं? उस आलू वाले की बात सुनकर नगीना मुंह बनाकर वहां से चली जाती है और अब इधर उधर घूमने लगती है। मैं तो परेशान हो गई हूँ, हाथ में 200 रुपए है और यहाँ तो 50 रुपए से किलो कम कोई सब्जी ही नहीं है। अब क्या करूँ मैं, सब अधेड़ उम्र के आदमी हैं, किसी को चूना भी नहीं लगा सकती। नगीना इतना बोल ही रही होती है कि तभी उसकी नजर एक आलू वाले के ठेले पर जाती है जिस पर एक 16-17 साल का लड़का खड़ा होता है। अरे ये तो बच्चा है, इसे तो मैं आसानी से चूना लगा सकती हूँ। नगीना अब सीधा उस कम उम्र वाले ठेले के वाले के पास जाती है। आइए आंटी जी, कितने किलो आलू चाहिए आपको? चाहिए तो 5-6 किलो, लेकिन ये तो छोटे छोटे आलू हैं, थोड़े बड़े आलू चाहिए थे मुझे। आंटी जी सामने वाली दुकान भी मेरी है, मैं वहाँ से बड़े आलू लेकर आता हूँ, तब तक आप यहीं खड़ी रहिए। वो लड़का भागते हुए दुकान पर जाता है और वहां से बड़े आलू लेकर आता है। तो वहीं पीछे से नगीना अपने थैले में आलू भर लेती है। तभी वो लड़का आलू लेकर नगीना के पास आता है। ये लीजिए, पूरे 5 किलो आलू हैं। अरे नहीं नहीं, अब रहने दो, सोच रही हूँ दाल बना लूं और इतने सारे आलूओं का मैं करूंगी भी क्या। इतना कहकर नगीना वहां से चली जाती है। तभी वो लड़का नोटिस करता है कि उसके ठेले से कुछ आलू कम है। अरे ये इस तरफ से आलू क्यों कम है? इन आंटी के अलावा तो और कोई औरत आई भी नहीं थी मेरे ठेले पर। लड़का समझ जाता है कि नगीना ने उसे भेजने के बहाने आलू पर अपना हाथ मार लिया। तो वहीं अब नगीना खुशी खुशी घर आती है और उन फ्री के आलू से सब्जी बनाकर अपने पति और बेटे को खिलाती है। क्या बात है माँ, आज तो आपने आलू की 2 तरह की सब्जी बनाई है, वो भी भर भर के। आलू के दाम तो अभी काफी ज्यादा चल रहे हैं, कोई लॉटरी लग गई है क्या? अरे तू लॉटरी ही समझ ले, मैंने हेरा फेरी करके इतने सारे आलू मुफ्त में ले लिए, इससे तो अब मैं हफ्ते भर सब्जी बना सकती हूँ। अरे इसका मतलब आज भी तुमने कोई घपला किया है ना? नगीना कब तक ये हेरा फेरी करती रहोगी? इस तरह हेरा फेरी का खाना अच्छी बात थोड़े ना है। अगर इतनी ही फिक्र हो रही है तो ढंग से पैसे कमाते क्यों नहीं हो? 27 साल हो गए हैं शादी को, लेकिन आज तक मेरे पास एक सोने का हार तक नहीं जमा हो पाया। आखिरकार कब तक इसी गरीबी में जिंदगी जीती रहूं? बाप तो बाप, बेटा भी एक नंबर का निकम्मा निकला। माँ, इस घर में हर बात घूम फिर कर मुझ पर क्यों आ जाती है? नगीना का परिवार एक गरीब परिवार था, जिसके चलते नगीना को हमेशा अपनी खुशियों को मारना पड़ता था। जिसके चलते समय बीतने के साथ साथ धीरे धीरे नगीना अब थोड़ी चालबाजी और हेराफेरी करना शुरू कर देती है, जिससे उसे ज्यादा तो नहीं लेकिन 2-4 पैसों का मुनाफा और फ्री में चीज मिल जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे बस बस दीदी, इतनी साड़ियाँ काफी हैं, ये लीजिए, इसके बदले ये कुकर और ये 6 गिलासों का सेट। लेकिन अभी भी ये 2 साड़ियाँ बच गई हैं, इनका क्या करूँ मैं? इसके बदले तो आपको सिर्फ 2 प्लेट मिल जाएंगी। अरे प्लेट तो बहुत सारी हैं घर पर, क्या ही करूंगी मैं इनका, और तुम्हारे पास तो कोई और बर्तन भी नहीं है। शालू गली में आई बर्तन वाली को अपने घर के पुराने कपड़े, सूट, साड़ी बेचकर नए बर्तन ले रही होती है। तभी उसकी 2 साड़ियां बच जाती हैं, जिसे देखकर अब नगीना जल्दी से उसके पास आती है। शालू बहू, ये साड़ियाँ तुम्हारे किसी भी काम की नहीं है ना, तो एक काम करो, इन्हें मुझे दे दो। आप इन साड़ियों का क्या करेंगी? वो मेरा बिस्तर फट गया था ना, तो उसी में भरने के लिए ले रही हूँ। शालू वो साड़ी नगीना को दे देती है, जिसे लेकर नगीना घर आती है और उन्हें अच्छे से धोकर चूल्हे पर एक पतीले में गर्म पानी कर लेती है और अब उसे गर्म पानी के पतीले से साड़ी पर इस्त्री करने लगती है। तेरा दिमाग तो नागिन की रफ्तार से भी तेज चलता, क्या जुगाड़ लगाया तूने, बिना इस्त्री के कपड़े इस्त्री कर लिए। नगीना अब उन साड़ियों को तय बनाकर रख देती है। अगले दिन नगीना की नंद निर्मला घर आती है और जब निर्मला जाने लगती है तो नगीना वही साड़ियां निर्मला को देते हुए, ये लीजिए दीदी, मैं आपके लिए कुछ नई साड़ियाँ लाई थी। नगीना, इसकी क्या जरूरत थी? ऐसे कैसे जरूरत नहीं थी, आप जब भी आती हमेशा खाली हाथ जाती थी, इसीलिए मैंने तो सोच लिया था कि इस बार अपनी नंद को खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। निर्मला उन साड़ियों के लिए अब खुशी खुशी वहां से चली जाती है। जिसके बाद कमलेश, अरे आज सूरज कहाँ से निकला है? वैसे तो तुम्हें मेरी बहन बिल्कुल पसंद नहीं थी और आज तुमने उसे नई साड़ियाँ दी। वैसे इन्हें खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? किसने कहा तुम्हें ये नई साड़ियाँ हैं? ये तो पता नहीं कितनी पुरानी होंगी। वो कल शालू है ना, पड़ोस वाली, बर्तन वाली को दे रही थी, तो मैंने उससे ले लिए और इन्हें धोकर अच्छे से इस्त्री कर दिया। बिना पैसे खर्च करे नंद को साड़ी भी दे दी और मेरी वाह वाही भी हो गई। ए भगवान, नगीना मैं तुम्हारा क्या करूं?
पता नहीं ऐसे खुराफाती तरकीब तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आती है। लोमड़ी से तेज दिमाग है तुम्हारा। क्या कहा तुमने? तुम मुझे लोमड़ी कह रहे हो? अरे नहीं नहीं, तुम वहां कहां से भला लोमड़ी हो? तुम तो हिरन हो, हिरन, बिल्कुल उसकी तरह मासूम सुंदर। नगीना की बड़ी बड़ी घूरती निगाहों को देखकर कमलेश काफी डर जाता है और अब इस तरह कुछ समय गुजरता रहता है। आज नगीना के मोहल्ले में सुबह से पानी नहीं आ रहा था, जिससे उनके मोहल्ले में पानी की टैंकर आता है और एक लंबी सी लाइन लग जाती है। अरे यार, ये लाइन तो काफी लंबी है, खाना भी बनाना है, पानी भरने में ही मुझे शाम हो जाएगी। नगीना, कुछ तो दिमाग चला अपना। लाइन से बाहर होकर नगीना बाल्टी लेकर सीधा टैंकर की तरफ जाने लगती है, जिसे देखकर कुछ औरतें, नगीना कहाँ चली आ रही हो? हम यहाँ बेवकूफ हैं जो दोपहर से लाइन लगा कर खड़े। चल जा पीछे। यहाँ तेरा कोई खुराफात दिमाग काम नहीं करेगा, पीछे जाकर खड़ी हो जा लाइन में, समझी? जा रही हूँ ना, क्यों कुत्तों की तरह चिल्ला रही हो दोनों की दोनों? क्या करूँ मैं, ऐसे तो पानी भर ही नहीं पाऊंगी। नगीना इतना सोच रही होती है कि तभी सामने से एक कमला नाम की औरत 2 बाल्टी पानी भरकर आ रही होती है, जिसे देखकर नगीना की दिमाग की बत्ती जलती है और अब वो जल्दी से कमला के पास जाती है। कमला, तू यहाँ है और वहाँ तेरा पति फिर से दारू पीकर तमाशा कर रहा है। इस आदमी ने तो मेरा जीना हराम कर दिया पूरे मोहल्ले में, आज तो यह कूटेगा मुझसे। कमला गुस्से में पानी की बाल्टी वहीं रखकर सीधा अपने पति को मारने के लिए जाती है, जिसका फायदा उठाकर नगीना सारा पानी अपनी बाल्टी में डालकर घर आ जाती है। कितना अच्छा बेवकूफ बनाया मैंने कमला को। वाह नगीना, वाह, क्या दिमाग है तेरा। इसी तरह की हेरा फेरी जुगलबंदी जुगाड़ करते हुए नगीना की जिंदगी कट ही रही होती है और आज नगीना अपने परिवार के साथ पंकज के लिए रिश्ता देखने उनके जैसे ये गरीब परिवार के घर जा रही होती है। समोसे कचौरी के साथ साथ में ये थोड़े काजू बादाम भी ले आया था। अरे ये काजू बादाम कहाँ से लाए? इतनी महंगी चीज लाने की क्या जरूरत थी जी? सिर्फ वो लोग रिश्ता ही तो देखने आ रहे, कौन सा लगन करने आ रहे हैं। सिर्फ 250 ग्राम है, वो भी उधार पर लाया हूँ। धीरे धीरे दे देंगे और बेटी का रिश्ता हो रहा है। समोसे कचौरी के साथ कुछ तो ढंग की चीज होनी चाहिए ना। बाबा ठीक कह रहे हैं, लेकिन माँ आपको ये सारे काजू बादाम रखने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ लोग एक नंबर के लालची होते हैं, काजू बादाम भी चट कर लेंगे और रिश्ता भी नहीं करेंगे। इतना कहकर मयूरी अब तो छोटे छोटे कटोरियों में थोड़े से काजू और बादाम डाल देती है। थोड़ी देर में नगीना मयूरी के घर आती है और अब मयूरी चाय, समोसे, कचौड़ी, काजू बादाम लाकर जैसे ही नगीना के सामने रखती है तो काजू बादाम खाए हुए साल भर से ऊपर हो गया, पहले इन्हीं पर हाथ मारती हूँ। सभी चीजों को छोड़कर नगीना अब एक एक करके काजू बादाम खत्म करने में लगी होती है, जिसे देखकर मयूरी, अरे ये तो सच में हपसन निकली, सभी चीज को छोड़ काजू बादाम ही लपेट रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये सारे खत्म कर दें। मयूरी अब जल्दी से काजू बादाम की कटोरी नगीना के सामने से हटा देती है। अरे आंटी जी, आप समोसे कचौड़ी भी खाइए ना, हमारे यहाँ की बहुत फेमस है ये। कैसे इस चालाक लड़की ने मेरे सामने से काजू बादाम हटा लिए? कोई बात नहीं, मैं भी कहाँ शर्माने वालों में से हूँ, मांग कर खा लूंगी। नगीना अभी भी बाज नहीं आती और अब पेट भरकर कचौड़ी समोसे खाने के बाद सामने से काजू बादाम मांग कर खाती है, जिसे देखकर मयूरी का मुंह बन जाता है। तो वहीं मयूरी और पंकज एक ही नजर में एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और उनके परिवार वालों को भी रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं होता। अरे भाई, हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का समझिए। वैसे जब हमारे में रिश्ता पक्का होता है तो लड़की को हम लोग 2000 रुपए देते हैं। अंकल जी, आपके यहाँ भी रस्म है, हमारे यहाँ भी रस्म होती है, लेकिन हम लोग तो 3000 देते हैं। ये लड़की तो मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक निकली, इसने तो मेरे पति को 3000 का चूना लगा दिया। वैसे हम उधारी करके आए थे, कोई बात नहीं, जब दहेज देने का समय आएगा ना तब मैं इसे अच्छे से लूटूंगी। अब समय गुजरता है और दोनों परिवारों में शादी की तैयारी शुरू हो जाती है और आज मयूरी और पंकज की शादी का दिन होता है। शादी का इंतजाम तो आपने काफी अच्छे से कर लिया है। वैसे मुझे कहीं पर भी दहेज की बाइक नजर नहीं आ रही, कब तक आएगी? दहेज की बाइक? लेकिन बहन जी, जब भाई साहब से बात हुई थी तो उन्होंने तो मुझे दहेज के बारे में कुछ बोला ही नहीं था। हाँ, भी अच्छा मजाक कर लेते हैं। आज के समय में कौन सामने से दहेज मांगता है? लड़की के माँ बाप में तो कुछ समझ होनी चाहिए। नगीना, ये हमारी तरह ही एक गरीब परिवार है, बाइक कहाँ से लाएंगे ये लोग? भाई साहब, आप इन सब बातों पर ध्यान मत दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे नहीं नहीं भाई साहब, बेटी की शादी है और ऐसे ही इसे खाली हाथ विदा करना अच्छा नहीं लगता। अभी तो इंतजाम कर नहीं पाऊंगा, लेकिन हफ्ते भर में कहीं न कहीं से इंतजाम करके दामाद जी के लिए बाइक ले आऊंगा। मोहन की बात सुनकर नगीना मनी मन काफी खुश होती है। तो वहीं आसपास घूम रही मयूरी की सहेली ये सारी बातें सुनकर जब मयूरी को बताती हैं तो अब मयूरी जल्दी से उन लोगों के पास आती है और आसपास खड़े मेहमानों से,
आप लोग देख रहे हैं, आज के जमाने में भी ऐसी देवी जैसी सास है। बड़ी भाग्यशाली हूँ मैं जो मुझे ऐसी सास मिली। इन्होंने तो हमसे दहेज की कोई मांग ही नहीं रखी। आज के समय में ऐसी लोग भी हैं जो बहू से दहेज नहीं लेते। ये तो काफी अच्छा विचार है आपका। हमें तो इनकी वीडियो बनानी चाहिए, आप तो रातों रात वायरल हो जाओगी। इस मयूरी की वजह से बाइक भी आते आते रह गई। अगर बाइक इन्होंने दे भी दी तो मैं शर्म के मारे रख नहीं पाऊंगी। लोग क्या कहेंगे। बस एक बार इसे बहू बनकर आ जाने दो, फिर मैं बताऊंगी। क्योंकि बहू 1 नंबर ही है तो मैं इसकी सास 10 नंबर ही हूँ। ऐसी वक्त गुजरता है और आज मयूरी की शादी का पूरा हफ्ता बीत जाता है और आज मयूरी की पहली रसोई की रस्म होती है। मयूरी बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है तो तुम दाल चावल आलू का चोखा बैंगन की सूखी सब्जी बना लेना। लेकिन हाँ, सब कुछ आधे घंटे में बनकर तैयार होना चाहिए। लेकिन मम्मी जी, इतना सब कुछ आधे घंटे में कैसे बनेगा? कम से कम 1 घंटा तो चाहिए। वो मुझे नहीं पता बहू, ये हमारे घर की रस्म है कि नई नवेली बहू इतनी ही देर में खाना बनाती है। अब देखते हैं कि तुम इस रस्म को निभा पाती हो या नहीं। देखती हूँ ये अब कैसे अपना दिमाग चलाती है। माँ जी, सब पता है मुझे। ये सब आप मुझे नीचा दिखाने के लिए कर रही हो, लेकिन मेरा नाम भी मयूरी है। मयूरी घर में आती और सबसे पहले चावल धोकर एक बड़े से पतीले में डाल देती है, तो वहीं उसी पतीले के अंदर गिलास रखकर उस पर एक कटोरी रख देती है जिसमें मयूरी दाल धोकर डाल देती है और एक साथ ही दाल चावल बनने के लिए चूल्हे पर रख देती है। अब जल्दी से बैंगन और आलू यहाँ चूल्हे के नीचे डाल देती हूँ, आंच में अच्छे से भुन जाएंगे। कुछ देर में एक साथ मयूरी के दाल चावल तैयार हो जाते हैं और अब कढ़ाई में मयूरी तड़का लगाकर दाल छोंक देती है, तो वहीं दूसरी तरफ आलू और बैंगन भी अच्छे से भुन जाते हैं। दाल चावल तो तैयार है, आलू भी अच्छे से भुन गए हैं, बैंगन की सब्जी भी बन रही है। अब देखना कैसे माँ जी का मुंह खुला का खुला रह जाएगा। करेक्ट आधे घंटे में मयूरी सारा खाना बनाकर सभी को परोस भी देती है। भाई मयूरी, खाना तो काफी बढ़िया बना है। सादे से चावल दाल में भी कितना बढ़िया स्वाद आ रहा है। एक काम करना, रात के खाने में तुम छोले चावल बना लेना, बड़ा मन कर रहा है खाने का। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे सारे तरीके का खाना आता है। बस कुछ लोग मुझे आजमाना चाहते हैं और मैंने उनकी बोलती बंद कर दी। नगीना समझ जाती है कि मयूरी की ये ताने उसी के लिए हैं। ऐसे ही अब 2-4 दिन गुजरते हैं। कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है और घर में सूजी भी नहीं है और आटे का हलवा मुझे पसंद नहीं, और माँ जी को बोलूंगी तो उनका तो बीपी हाई हो जाएगा। एक काम करती हूँ, पड़ोस से हलवा बनाने का सामान ले आती हूँ। मयूरी सामने वाले विमला के घर से घी लेती है और वहां से शालिनी के घर से थोड़ी चीनी और पड़ोस वाली संगीता के घर से एक कटोरी सूजी मांगती है। शाम को ये आएंगे ना तो इनसे मंगवा कर तुम्हें दे दूंगी। अरे मयूरी, 1 कटोरी सूजी भी कोई लौटाता है क्या? कभी मुझे कुछ चाहिए होगा तो तुम इसके बदले दे देना। मयूरी ने हलवा बनाने का सारा सामान इकट्ठा कर लिया था और अब मयूरी जल्दी से हलवा बनाती है और आराम से बैठकर खाती है कि तभी बाहर से नगीना आती है और जब वो मयूरी को हलवा खाता देखती है तो, अरे मयूरी बहू, ये तूने हलवा कब बनाया? मुझसे पूछा क्यों नहीं? और सूजी तो थी भी नहीं घर में, तो तू कहाँ से लाई? माँ जी, ये सब तो मैंने आस पड़ोस से बटोरा है। किसी से चीनी मांगी तो किसी से सूजी और किसी से घी। मैं तो आस पड़ोस से मुश्किल से मिर्ची टमाटर ही मांग पाती थी, लेकिन मेरी बहू तो मुझसे भी 10 कदम आगे निकली। माँ जी, अब क्या देखती रहेंगी या खाएंगी भी, वरना ठंडा हो जाएगा। अपनी बहू से मुंह बनाकर ही सही, लेकिन नगीना मयूरी के साथ बैठकर हलवा खा लेती है। ऐसे ही अब समय कुछ गुजरता है और आज नगीना और मयूरी राशन की दुकान पर राशन लेने के लिए जाते हैं। अरे भाई साहब, वो वाला नहीं, वो दूसरे वाला पैकेट दीजिए ना, उसके साथ कोलगेट फ्री भी है। दुकान वाला अंदर से सामान निकालने में बिजी होता है, तो वहीं इसी बात का फायदा उठाकर नगीना सामने टेबल पर रखा बिस्किट का पैकेट उठाकर अपने थैले में डाल लेती है, जिसे देखकर मयूरी, अरे माँ जी तो गफला कर रही हैं। इन्हें क्या लगा कि मैं बाकी का सामान ले रही हूँ तो इन पर मेरी नजर नहीं जाएगी, लेकिन मैं क्यों ही बोलूं, मुझे भी तो मुफ्त के बिस्किट खाने को मिलेंगे। ये देखकर मयूरी भी चुप रहती है और अपनी सास से कुछ नहीं कहती। तो वहीं दूसरी तरफ सामान लेकर मयूरी अपनी सास के साथ एक कॉस्मेटिक की शॉप पर जाती है, जहां वो एक रेड कलर की लिपस्टिक ट्राई करती है। कितनी अच्छी लिपस्टिक है, लेकिन 200 रुपए की है। बाहर तो ऐसे 20 रुपए की मिल जाएगी, पर ये छूटेगी भी तो नहीं। अब क्या करूं? मयूरी इधर उधर देखती है और लिपस्टिक ट्राई करने के बहाने अपने दांतों से उसे लिपस्टिक को काट के मुंह में रख लेती है और बाहर आते ही अपने बैग से एक छोटी सी डिब्बी निकालकर मयूरी उस लिपस्टिक को उसमें डाल देती है कि तभी शॉप के अंदर से नगीना बाहर निकल कर आती है। अरे मयूरी बहू, तेरे लिपस्टिक चोरी करने का स्टाइल तो काफी अच्छा था। मुझे नहीं पता था कि तू 1 नंबर की चोर भी है। वैसे माँ जी, जैसे आपने बिस्किट का पैकेट चोरी किया। मेरे ख्याल से बहू हमें चलना चाहिए, लेट हो रहा है।
मयूरी की बात सुनकर नगीना घबरा जाती है, तो मयूरी मन ही मन काफी हंसती है और इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। मयूरी के घर के पास ही आज एक काफी बड़ा भंडारा हो रहा होता है। आलू पूरी की खुशबू तो कितनी बढ़िया आ रही है, जल्दी जल्दी ले लेती हूँ, आज दोपहर में खाना बनाना नहीं पड़ेगा। भंडारे की लाइन में लगकर मयूरी अब आलू पूड़ी लेकर घर आती है। घर के पास ही भंडारा हो रहा था तो वहाँ से मैं ये आलू पूड़ी लेकर आई हूँ, अब दोपहर का खाना बनाना नहीं पड़ेगा। बहू तो भंडारे का खाना खा लेती है क्या? मुझे तो हजम ही नहीं होता, मैं अपने लिए खिचड़ी बना लूंगी, ये तो खा ले। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, वही हाल है इनका, भंडारे का खाना नहीं खाएंगी। मयूरी मुंह बनाकर खुद ही खा लेती है और रात के लिए भी मयूरी फिर से दोबारा भंडारे की लाइन में जाकर खड़ी हो जाती है। तभी मयूरी के आगे ही एक औरत घूंघट ओढ़े खड़ी होती है, जिससे परेशान होकर मयूरी, ये आगे बढ़ क्यों नहीं रही है, मेरे तो पैर दुख गए खड़े खड़े। मयूरी जैसे ही उस औरत के कंधे पर हाथ रखती है तो वो औरत पीछे मुड़ के अपना घूंघट ऊपर करती है और उसे देखकर मयूरी दंग रह जाती है। दरअसल भंडारे की लाइन में खड़ी ये घूंघट ओढ़कर औरत कोई और नहीं बल्कि मयूरी की सास ही थी। माँ जी, आप तो भंडारे का खाना नहीं खाती, तो यहाँ क्या कर रही हैं? अरे बहू, वो तो पड़ोसन शीला है ना, मैं उसके लिए लेने आई थी, मैं थोड़ी ना खाती हूँ भंडारे का खाना। मयूरी समझ जाती है कि नगीना उससे झूठ कह रही है और इस बार भी अपनी बहू के सामने अपनी बेइज्जती होता देखकर नगीना को काफी गुस्सा आता है और ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। मयूरी घर में पोछा लगा रही होती है कि तभी नगीना बाहर से कीचड़ में सने चप्पल पहने घर के अंदर आ जाती है। ये देखकर मयूरी गुस्से से, माँ जी ये क्या किया आपने, इतनी मेहनत से मैंने पोछा लगाया था और आप गंदे पैर लेकर अंदर आ गई। अरे छोटी बच्ची हो क्या, चप्पल बाहर नहीं उतार सकती थी? अरे बहू, वो मेरा ध्यान ही नहीं गया, चल कोई बात नहीं, थोड़ा ही तो गंदा हुआ, दोबारा से पोछा लगा ले। अब दोबारा पोछा लगाने से तेरे हाथ थोड़ी ना घिस जाएंगे। नगीना की बात सुनकर मयूरी को काफी गुस्सा आता है और अब मयूरी मुंह बनाकर दोबारा पोछा लगाने लगती है। और जब थोड़ी देर बाद मयूरी आंगन में बैठकर कपड़े धो रही होती है तो, ये तो मेरी सास की साड़ी है ना, आज तो मैं इसे इतना रगड़ रगड़ के साफ करूंगी ना कि माँ जी जिंदगी भर याद रखेंगी। मयूरी जानबूझकर नगीना की साड़ी पर दबा दबा कर ब्रश मारती है, जिससे नगीना की साड़ी फट जाती है। ये देखकर नगीना को काफी गुस्सा आता है और जैसे ही शाम में पंकज फैक्ट्री से घर आता है, ये देख रहा है पंकज, तेरी बीवी ने जानबूझकर मेरी साड़ी फाड़ी है, पता नहीं क्या दुश्मनी है इसे मुझसे। अरे मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है क्या जो मैं इनकी साड़ी फाड़ दूंगी? पंकज, तुम मेरे पति हो, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास होना चाहिए। अरे बस भी करो, आप दोनों सास बहू कम किसी ठेके की शराबी ज्यादा दिखते हो जो दारू की बोतल के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अरे चुप करो तुम, हम बोल रहे हैं, हमें बोलने तो दो। दोनों सास बहू को एक साथ बोलता देखकर पंकज काफी घबरा जाता है, जिससे पंकज दुम दबाकर चला जाता है और अब दोनों सास बहू किसी कुत्ते बिल्ली की तरह एक दूसरे से बहस करने लगती हैं। ऐसे समय गुजरता है और आज पड़ोस की कुछ औरतें नगीना के घर आती हैं। कितने दिनों बाद आई हो तुम लोग मेरे घर पर? वो तो है नगीना, अब क्या करे, तुम्हारे घर की तरह हमारे घर में बहू थोड़ी ना है तो सारा काम खुद कर लेगी और हम आराम करेंगे। अरे किसने कहा कि मेरी बहू घर का काम करती है? अरे एक नंबर की कामचोर है, कामचोर, इसका बस चले ना, ये तो नहाए भी नहीं। ये सारी बातें मयूरी चुप कर सुन लेती है और अब जल्दी से मयूरी बाहर सभी के सामने आती है, जिसे देखकर नगीना, तो ये मेरी बहू है जिसकी मैं तुम लोगों से भर भर के तारीफ कर रही थी। बहू, मेहमान आए हैं, जल्दी से जाकर गर्मा गर्म चाय बना कर ले आओ। वैसे मम्मी जी कह तो बिल्कुल सही रही हैं, वो क्या है ना, मुझसे घर के कुछ काम काज नहीं होते। अब चाय ही देख लो, हर बार जला देती हूँ, लेकिन मम्मी जी को लगता है कि कभी ना कभी तो मैं सीख ही जाऊंगी। क्यों मम्मी जी, सही कहा ना मैंने? मैं तो कह रही हूँ कि आप ही जाकर चाय बनाइए, मैं तब तक आंटी के साथ गपशप कर लेती हूँ। नगीना तो समझ जाती है लेकिन वो कुछ नहीं कहती। आए दिन मयूरी और नगीना में काफी ज्यादा बहस होती है, जिसे देखकर, तेरी बीवी 1 नंबरी तो मेरी बीवी भी 10 नंबरी है, दोनों में से कोई चुप रहने का नाम नहीं लेता, पता नहीं इनकी कैसे पटेगी। पापा आप नाम भी देख लो ना, नगीना और मयूरी, नागिन और मोर की तो सदियों से कोई दोस्ती नहीं है, तो भला इनके नाम वाले लोगों में कैसे दोस्ती हो जाएगी? पंकज और कमलेश रोज अपनी बीवियों की लड़ाई से काफी ज्यादा थक चुके थे, लेकिन बेचारे अब क्या ही कर सकते थे। ऐसे कुछ समय और गुजरता है और, अरे नगीना बहन कैसी हो? ए मोहिनी जी, आप यहाँ आज बड़े लोगों का हम गरीबों की झोपड़ी में कैसे आना हुआ? अरे नगीना जी आप भी ना, मैं तो ये कहने आई थी कि कल मेरे घर में बहुत बड़ी पूजा, सभी लोगों के लिए हमने खाने पीने की व्यवस्था की है, लेकिन मैंने एक बार सोचा है कि क्यों ना हम सभी पड़ोसन मिलकर ही खाने पीने की तैयारी करें। अरे हाँ, क्यों नहीं, वैसे भी पूजा वगैरह में अपना बनाया हुआ खाना भोग लगाना बड़ा अच्छा लगता है, और वही अपने पेट में जाए तो और ज्यादा अच्छा लगता है। नगीना के मन में
फिर से कुछ खुराफात चलने लगती है। इसी तरह दिन गुजरता है और आज मयूरी और नगीना मोहिनी के घर जाती है, जहां और भी कई सारी औरतें अलग अलग पकवान बनाने में लगी रहती हैं और नगीना को मटर पनीर बनाने को मिलता है। कितना बढ़िया मटर पनीर बनाया मैंने, खुशबू ही इतनी अच्छी आ रही। सभी लोग तो कुछ ना कुछ बनाने में बिल्कुल बिजी हैं। यही मौका है ना गीना। नगीना एक थैली लेती है और उसके अंदर ढेर सारा मटर पनीर भर के उसे टेंट के पीछे छुपा देती है। थोड़ी देर बाद जब सभी मेहमानों का खाना शुरू होता है तो उन्हें मटर पनीर कम पड़ जाता है, जिसे देखकर अरे भाई, मेहमानों को मटर पनीर कम कैसे पड़ गया? आधों की प्लेट में तो गया भी नहीं है। अभी तो हम में से किसी ने भी नहीं खाया है। जिन्होंने खाना बनाया है ना, उन्होंने कोई गफला किया है। मटर पनीर तो नगीना ने बनाया था, लेकिन वो ऐसी औरत नहीं है, दूसरे से पूछताछ करनी पड़ेगी पहले। मटर पनीर चोरी होने की बात सभी में फैल जाती है, जिसे सुनकर नगीना, अब मैं क्या करूं? वैसे भी मटर पनीर तो मैं ही बना रही थी। इन लोगों का पहला शक तो मुझ पर ही जाएगा। कहीं उन्होंने आसपास चेक किया तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। औरतों से पूछताछ होता देखकर मयूरी, मैंने एक नीली साड़ी पहने औरत को काली थैली के अंदर कुछ ले जाते देखा था। मुझे लगा कि कोई कूड़ा वगैरह होगा। कहीं वो तो नहीं है? लगता है कोई बाहर से आ गया। अपने बेटे के साथ सुधीर आसपास उस नीली साड़ी वाली औरत की तलाश करने लगता है, तो वहीं दूसरी तरफ मयूरी अब जल्दी से अपनी सास को एक कोने में ले जाती है। माँ जी, अब जल्दी से इस तरफ से घर निकल जाइए। मुझे पता है वो मटर पनीर आपने ही गायब किया था। मयूरी अपनी सास को पीछे के रास्ते से निकाल देती है और नगीना अपना बनाया हुआ मटर पनीर लेकर जल्दी से घर आ जाती है। थोड़ी देर बाद मयूरी भी बचा खाना लेकर आ जाती है और दोनों सास बहू मिलकर खाना खाते हैं। मयूरी बहू, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तू ना होती तो मैं तो पक्का ही पकड़ी जाती। माँ जी, मैंने आपको मटर पनीर छुपाते देख लिया था, इसीलिए बचा लिया। बहू, तू भी कमाल की है। वैसे देखा जाए तो हम दोनों ही कितने ज्यादा चालाक और जुगलबंदी है ना। तो क्यों ना, मैं सोच रही हूँ कि अलग अलग होकर एक दूसरे को परेशान करने से अच्छा क्यों ना हम लोग एक साथ हो जाएं। हाँ माँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और इतिहास गवाह है, जब भी ऐसे लोगों की जोड़ी बनती है ना, कुछ ना कुछ धमाकेदार तो होता है। उस दिन के बाद से मयूरी और नगीना एक अच्छी सास बहू की तरह मिलकर रहती हैं और घर में कोई कलेश नहीं करती, जिसे देखकर उनके पति, अरे पंकज बेटा, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये दोनों सास बहू हंस हंस कर बातें कर रही हैं। कहीं ये कोई सपना तो नहीं है? अरे बाबा, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मुझे तो लग रहा है कि यहाँ कोई तूफान के आने से पहले का ये सन्नाटा है। अभी इसी तरह दिन गुजरने लगते हैं। मयूरी घर का कुछ सामान लेकर आ रही होती है कि तभी रास्ते में उसे एक गेम वाला दिखता है, जो 3 कप में पैसे डालकर गोल गोल घुमाता है और सामने वाले को सही अंदाजा लगाकर उस पैसे वाले कप को ढूंढना होता है। अरे यार, मैं तो दूसरी बार भी हार गया। अब ये पैसे मुझे वापस नहीं मिलेंगे क्या? हाँ सर, अब पैसे मेरे हुए। क्या आप तीसरी बार ट्राई करना चाहेंगे? अगर आप इस बार सही चुनते हैं तो आपको डबल अमाउंट मिलेगा। अरे वाह, ये गेम तो काफी सही है। 10 में से कोई 2 ही लोग होंगे जो सही अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें तो हम कितने पैसे कमा लेंगे। मयूरी अब जल्दी जल्दी घर आती है और ये सारी बात अपनी सास नगीना को बताती है, जिसे सुनकर नगीना, बहू, वैसे तरकीब तो कमाल की है। ऐसे में तो हम खुलेआम गफला कर सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। वही तो माँ जी, कितने पैसे कमा लेंगे हम। मैं तो सोच रही हूँ कल से ये काम शुरू करते हैं। दोनों सास बहू अब शाम के वक्त एक पार्क के बाहर टेबल, 3 प्लास्टिक की गिलास और थोड़ा बहुत सामान रख लेते हैं, जिसके बाद अब कुछ लोग उनके पास आते हैं। ये कौन सा गेम है और इसे कैसे खेलते हैं? इन कपों के अंदर में से किसी एक कप में आप कुछ पैसे डालेंगे और फिर मैं इन्हें घुमाऊंगी, और अगर आपने वो सही पैसे वाला कप चुन लिया तो आपको डबल पैसे मिलेंगे। इतना आसान गेम देखकर पूनम उस गिलास के अंदर 100 रुपए का नोट डाल देती है और अब मयूरी उन तीनों गिलासों को जल्दी जल्दी घुमाने लगती है। और यहाँ पर भी वो चालबाजी करते हुए मयूरी गिलास घुमाते घुमाते उस टेबल के किनारे ले जाती है और जिस गिलास में पैसे होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। अरे यार, इस ग्लास में तो पैसे ही नहीं है, इसका मतलब हार गई मैं। इसी तरह चालबाजी करते हुए मयूरी नगीना काफी पैसे कमा लेते हैं। और जब इस बारे में पंकज को पता चलता है, अरे अगर कुछ काम ही करना है तो ईमानदारी से करो ना, चालबाजी से करोगी तो वो पैसा रास नहीं आता। इतना ही राजा हरिश्चंद्र बनने का शौक है तो उनकी तरह अपनी पत्नी को सोने से लाद कर रखा करो ना। मयूरी का जवाब सुनकर पंकज का मुंह बंद हो जाता है। और अब इसी तरह कुछ समय और गुजरता है। इस काम में जहां दोनों सास बहू पहले काफी पैसे कमा रही थी, तो वहीं अब उनकी कम से कम कमाई होती है। ऐसे ही एक दिन दोनों सास बहू कहीं जा रही होती हैं कि तभी उन्हें रोड किनारे एक ज्योतिषी दिखते हैं, जो लोगों का हाथ पढ़ रहे होते हैं। ये देखकर, मयूरी, क्या तू भी वही सोच रही है जो मैं सोच रही हूँ? इस काम में तो काफी पैसा है।
नगीना और मयूरी अब नकली ज्योतिषी बनती हैं और घर घर जाकर लोगों का हाथ पकड़कर उन्हें गलत जानकारी देती हैं। आप सच कह रही हैं क्या? इस साल मेरी बेटी पास हो जाएगी? अगर ऐसा हुआ ना तो मैं तो 101 लोगों को खाना खिलाऊंगी। अरे आप निश्चिंत रहिए, आपकी बेटी सिर्फ पास ही नहीं बल्कि अब पूरी स्कूल में अव्वल आएगी। आपने तो सुबह सुबह बहुत बढ़िया खुशखबरी दे दी। वैसे आपकी दक्षिणा कितनी हुई? जो मन में हो दे दीजिए, और अगर ना देने का मन हो तो कोई बात नहीं। नगीना की बात सुनकर वो सरिता नाम की औरत उसे 500 रुपए का करारा नोट देती है, जिसे देखकर नगीना और मयूरी दोनों ही खुश हो जाती हैं। और अब अगले घर में, कुछ भी करके इस साल मेरी शादी हो जाए। अरे 35 का होने को आ गया हूँ, अब सुंदर सी कन्या मिल जाए। आप निश्चिंत रहिए, इन 6 महीनों के अंदर आपकी जिंदगी में एक बहुत सुंदर कन्या आने वाली है और ना से उसका नाम शुरू होगा। सर पर बाल झड़ने लग गए हैं और इसे एक सुंदर लड़की चाहिए। अरे शक्ल देख ले, अपनी बत्तख के जैसा लग रहा है। इसकी लड़की तो क्या, इसे तो कोई चुड़ैल भी नहीं मिलेगी। मयूरी की बात सुनकर शादी के लिए तड़प रहा आकाश काफी ज्यादा खुश होता है और वो तो मयूरी को खुशी के मारे 2000 रुपए ही दे देता है। और इसी तरह पहले दिन ही दोनों सास बहू की काफी कमाई हो जाती है। मैं तो सोच रही हूँ इन पैसों से मैं नई नई साड़ियाँ ले लूं। कितने साल हो गए एक भी नई साड़ी पहने। माँ जी मैं तो कॉस्मेटिक का सामान लूंगी, और क्यों ना आज हम घर पर पार्टी करें बढ़िया से। दोनों सास बहू का ज्योतिषी बनकर लोगों को लूटने का ये काम चालू रहता है। और ऐसे ही एक दिन, अब मैं क्या बताऊं, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे घर पर किसी ने काला जादू कर रखा है। कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं है, और होने वाला भी होता है तो भी सब बिगड़ जाता है। सही कहा आपने, किसी ने काला जादू ही किया है। इसीलिए अब आपको एक उपाय करना होगा। एक पीतल के बर्तन में गाय का गोबर, गोमूत्र, तुलसी के कुछ पत्ते, लौंग, इलायची, दालचीनी, सौंफ, धनिया, कश्मीरी लाल मिर्च, प्याज की डंठल, सड़ा हुआ टमाटर और हाँ खास 2 चीज, 2 पुरानी मटर की सब्जी, इन्हें मिलाकर एक लेप तैयार करना है और उसे अपने घर के चारों कोने पर लगा देना है। इससे जो भी नकारात्मक शक्ति होगी वो आपके घर से दूर चली जाएगी। वो तो ठीक है, लेकिन इसमें डालने वाली चीज थोड़ी अजीब नहीं है? अगर तुम्हें अजीब लग रही है तो छोड़ो, कोई जरूरत नहीं है इस उपाय को करने की। अगर मन लगाकर ये उपाय नहीं करोगी तो उपाय सफल नहीं होगा। अरे आप तो नाराज हो गई, मैं बिल्कुल दिल से करूंगी ये उपाय, फिर तो सब ठीक हो जाएगा ना। सही का तो पता नहीं, लेकिन हफ्ते भर तक घर के कोने से जो बदबू आएगी ना, तो वैसे भी कोई तुम्हारे घर में नहीं आ सकेगा। इसी तरह गफला करके दोनों सास बहू उन पैसों से अपने ऐशो आराम पूरे करने लगती हैं, जिसे देखकर कमलेश और पंकज उन्हें काफी समझाने की कोशिश करते हैं। अरे इस तरह का पैसा इंसान को ज्यादा दिनों तक रास नहीं आता है। माँ और मयूरी आप छोड़ दो इस काम को और कुछ अच्छा काम करो जिससे ईमानदारी से पैसा कमाओ। ईमानदारी का 1 रुपया बेईमानी के 10 रुपए से लाख गुना अच्छा होता है। पंकज और कमलेश उन दोनों सास बहू को काफी समझाते हैं, लेकिन उनके कान पर जूं नहीं रेंगती। और ऐसे ही अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। दोनों सास बहू एक पार्क में बैठी होती हैं, तभी एक अभय नाम का लड़का उनके पास आता है। आप ही मयूरी और नगीना है ना, जो लोगों का हाथ पकड़कर उनकी किस्मत के बारे में बताते हैं? सही कहा आपने। मेरा भी हाथ पढ़िए ना। क्या लिखा है मेरी आने वाली जिंदगी में? अभय मयूरी को अपना हाथ दिखाता है, जिसे देखकर मयूरी, आपकी आने वाली किस्मत तो बहुत अच्छी है। आने वाले कुछ समय में आपकी शादी होने वाली है और आपको एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी मिलेगी। अच्छा, और क्या लिखा है? और आने वाले 2 सालों में आपको धन की काफी प्राप्ति होगी। अच्छा, अब भलाई इसमें ही है कि दोनों सास बहू चुपचाप से खड़ी हो जाओ और मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। क्या पुलिस स्टेशन? लेकिन हमने क्या किया है? लोगों को झूठी इन्फॉर्मेशन देकर उनसे पैसे लूटने का काम। तुम कोई असलियत में ज्योतिषी नहीं हो। और क्या कहा तुमने कि मेरी शादी होगी? मेरी शादी को पूरे 5 साल हो चुके हैं और मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, तो मुझे कैसे कंपनी में नौकरी मिलेगी? अभय की बात सुनकर नगीना और मयूरी डर के मारे कांपने लगते हैं कि तभी वहां लेडी कांस्टेबल आती है और दोनों सास बहू को पुलिस स्टेशन ले जाकर हवालात में बंद कर देती है। थोड़ी देर में जब उनके पति वहां आते हैं तो उन दोनों को ऐसे देखकर, अरे मुझे तो पता ही था कि एक दिन इन दोनों के साथ ऐसा ही होगा। और मत मानो मेरी बात, कैसा लग रहा है जेल की हवा खाकर? आप लोगों ने जिन जिन लोगों का हाथ पकड़कर उन्हें चीज बताई थी, ऐसा कुछ भी नहीं हो उन लोगों के साथ। इसीलिए सभी ने मिलकर आपकी कंप्लेन कर दी। अब पुलिस वाले ने भी आपको पकड़ लिया है। इसीलिए कहते हैं कि चीटिंग करने के लिए भी दिमाग की जरूरत होती है, जो आप लोगों के पास नहीं है। कमलेश और पंकज की बात सुनकर दोनों ही सास बहू को काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है, जिसके बाद अब पंकज और कमलेश जैसे तैसे कर उन्हें जेल से छुड़वाते हैं। तो वहीं इस काम से जितनी भी मयूरी और नगीना ने कमाई करी होती है वो सब खर्च हो जाती है। कितने पैसे जोड़ लिए थे हमने, लेकिन सब खर्च हो गए। सही कहा था आप लोगों ने कि ये पैसा ज्यादा दिनों तक रास नहीं आएगा।
मुझे भी काफी बुरा लग रहा है। वो तो अच्छा हुआ कि पड़ोस में ये बात नहीं पता चली, नहीं तो क्या इज्जत रह जाती हमारी। माँ और मयूरी, आप दोनों की जोड़ी काफी अच्छी है, लेकिन इस जोड़ी का सही काम के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं करते? अगर मयूरी 1 नंबरी है तो माँ आप 10 नंबरी हो। दोनों मिलकर कोई ऐसा काम करो जिससे आप पैसे भी कमाओ और लोगों के साथ कोई धोखा भी ना हो। और नहीं तो क्या, ईमानदारी के पैसों में ही असली सुकून है। बेईमानी के पैसे से आज तक किसी का कोई भला नहीं हुआ। नगीना और मयूरी कमलेश पंकज की बात समझ जाती हैं, जिसके बाद अब वो लोगों के घरों में कुछ दिनों तक काम करके थोड़े बहुत पैसे जोड़कर अपना एक खाने पीने का ठेला शुरू करती हैं और उसमें कई सारे ऑफर भी निकलते हैं, जिससे अब वो ईमानदारी से ही बिना धोखाधड़ी करे अपना दिमाग चलाते हुए काफी पैसे कमाती हैं और अब उनका पूरा परिवार खुशी खुशी रहता है।